Video I'm going to start a new unit mechanics, and in this first video in this lecture I will talk about conservative and central forces. Okay, so what do you mean by a conservative force? Okay, now first let's talk about conservative force. Conservative force, a force is said to be conservative if the work done by it in moving a particle from one point to another, ठीक है, work done in moving a particle from one point to another depends only on the initial and final positions of the particle. ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि force is said to be conservative force if work done in moving a particle from one point to another depends only on the initial and final positions of the particle and does not depend on the path taken by the particle from going to one point to another. Okay, so basically क्या है कि अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है Q, ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे अगर आपने जाना है तो आप अलग अलग पाथ्स हैं जिससे आप जा सकते हो, ठीक है. एक मैंने पाथ बना दिया ऐसे, इसको मैंने पाथ 1 दे दिया, ये एक तरीका है. ये हो गया आपका सेकंड तरीका, ठीक है. ये हो गया आपका थर्ड तरीका, पाथ 3 है ये, ठीक है. ये 3 अलग अलग मैंने पाथ्स बना दिए हैं. तो कंजर्वेटिव फोर्स ये कहते हैं, डेफिनेशन ही क्या है कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हो तो अगर वर्क डन जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है और आप कोई भी पाथ लो वो आपका वर्क डन जो है वो सेम आएगा, तो वो फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं. सपोज अगर मैं यहाँ पे फिगर में देखूँ कि इफ़ अ पॉइंट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट P टू पॉइंट Q अंडर द एक्शन ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स, इस केस में देन फॉर 3 ऑल्टरनेटिव पाथ्स, पाथ 1 2 3 एज आई हैव मेंशन्ड हेयर, सो वर्क डन, ठीक है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर मूव कर रहा है तो वर्क डन जो होगा फ्रॉम P टू Q, ठीक है, इट विल बी सेम फॉर ऑल द पाथ्स, ठीक है. और इसको आप कैसे लिख सकते हो कि वर्क डन फ्रॉम P टू Q इज इक्वल टू P टू Q F डॉट ds. यही होता है ना, वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. अगर आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds के लिए ले रहे हो तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप इंटीग्रेट करोगे F डॉट ds, ठीक है. ये है अलोंग पाथ 1, दिस विल बी इक्वल टू F डॉट ds P टू Q पाथ ये 2 के लिए है. सिमिलरली अगर मेरे पास कोई पाथ है जैसे मैंने यहाँ पे 3 बनाया है तो ये F डॉट ds, ठीक है, ये पाथ 3, तो तीनों के लिए वर्क डन सेम है अगर कंजर्वेटिव फोर्स की हम बात करते हैं तो. ओके, सो अगर मैं कहूँ कि कोई क्लोज पाथ है, फॉर अ क्लोज्ड पाथ क्या होगा, वर्क डन विल बी 0 अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. अगर कंजर्वेटिव फोर्स की हम बात कर रहे हैं ना उसी केस में, ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट और आपका जो एंड पॉइंट था वो आपका सेम हो गया ना क्लोज पाथ में. तो अगर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ही सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट 0 होगी. और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो ये 0 हो जाएगा, ठीक है.
तो सिंपल सी भाषा में क्या है कि क्लोज पाथ अगर हम देखते हैं, क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। और अगर हम F कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ले रहे हैं तो इस केस में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि F क्रॉस ds वर्क विल बी इक्वल टू 0। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप कंजर्वेटिव फोर्स में एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, जैसे कि आपके जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, जो आपके मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, ये सारे जो आपके जो फोर्सेस हैं ये सिर्फ डिपेंड करते हैं जो डिस्टेंस है, ठीक है, और ये सारे जो हैं ये आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। सेंट्रल फोर्सेस भी ये सेंट्रल फोर्सेस भी ये होते हैं। अभी मैं सेंट्रल फोर्सेस बताऊंगी क्या होते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसी से लिंक्ड है कंजर्वेटिव फोर्स से, कि यू हैव टू शो फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, F, ठीक है, you have to show that जो डेल क्रॉस F है वो 0 होगा। ये डेल क्रॉस F क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कर्ल ऑफ F, ठीक है। अगर आपको अभी इस टाइम पे डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट ये सब चीज़ें नहीं पता, तो हम अब इस चीज़ को अभी आप जैसे मैं बता रही हूँ इस तरीके से समझ लो, क्योंकि ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये आप कहीं ना कहीं अभी नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। सो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपने शो करना है कि डेल क्रॉस F इक्वल टू 0 होता है, मतलब कर्ल ऑफ F जो है वो 0 है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये होती है आपके पास कंडीशन, है ना, कि F क्रॉस S अगर आप कोई क्लोज्ड पाथ के लिए ले रहे हो, क्लोज पाथ का इंटीग्रल हम ऐसे सर्कल बना के दिखाते हैं। अगर किसी इंटीग्रल के साइन के बीच में सर्कल बनाओ तो ये होता है कि किसी क्लोज्ड लूप के लिए आप या क्लोज सरफेस के लिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है। तो अगर क्लोज सरफेस है और अगर आप कोई ऐसे क्लोज पाथ के लिए इंटीग्रल करते हो F.ds तो वो होता है 0 फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करनी है। अगर तो आपने देखो स्टोक्स थ्योरम पढ़ी हुई है फिर तो आपको अभी समझ आ जाएगा, नहीं पढ़ी हुई तो जस्ट अभी इसकी जो सिर्फ एक डेफिनेशन है ना कि स्टोक्स थ्योरम में हम क्या अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, बस उतना पता होना चाहिए तो आप कर लोगे। इसमें क्या है कि स्टोक्स थ्योरम में आप लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो है ये इसको मैं कन्वर्ट करूँगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो ds है ना ये लाइन एलिमेंट के लिए है, तो इसको अगर आप अगर आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन हो सकती है कि आप ds जनरली हम s एरिया के लिए लेते हैं ना, तो उस केस में आप इसको आप l ही कर दो, ठीक है, कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे l लिखा रही हूँ कि लाइन एलिमेंट के लिए होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिखाने के लिए होता है ना। सो इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हो F क्रॉस dl इज इक्वल टू लाइन एलिमेंट है और दूसरी तरफ आप अपने सरफेस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होता है कि जो भी फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन है f, ठीक है, उसका आप कर्ल लिख देते हो, डेल क्रॉस f आ जाएगा, कर्ल लिखोगे। कर्ल मतलब होता है कि उसका फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट करना डेल के साथ, डेल क्रॉस f जो है इसको बोलते हैं हम कर्ल ऑफ फंक्शन, साथ में आप लगाओगे ds। ये जो है जनरल ये डेफिनेशन है, ठीक है, दिस इज अ डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है स्टोक्स थ्योरम की, कि लाइन एलिमेंट अगर है, ठीक है, सिंगल लाइन एलिमेंट अगर इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल से आप सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो बाय राइटिंग द फंक्शन इन द टर्म ऑफ कर्ल ऑफ दैट फंक्शन, देन dl को आप ds में लिख दोगे, बस इतना काम करना है। अब आपको ये पता है कि लेफ्ट हैंड साइड ये जो है चीज़, ये आपने 0 है, ये अभी आपने यहाँ पे लिखी कि f क्रॉस dl इज इक्वल टू 0, सो इसी हिसाब से जो है ये राइट हैंड साइड भी 0 होगा, ठीक है। तो देखो डेल क्रॉस f जो ये है आपका डेल क्रॉस f इंटू ds, यही है ना, ये चीज़ आपकी होगी 0। अब जो ds है ये एरिया के लिए है, ठीक है, एरिया एलिमेंट जब हम लेते हैं तो उसको हम
फिर इंटीग्रेट करते हैं ना एस निकालने के लिए, एरिया निकालने के, तो वो हम सरफेस एलिमेंट लेते हैं, उसको ds बोलते हैं। तो ये तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है, दिस हैज़ टू बी नॉन ज़ीरो। सो व्हाट कैन बी ज़ीरो देन, दिस कैन बी ज़ीरो। सो यहाँ से आ गया कि डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब हमने प्रूव कर लिया कि कर्ल ऑफ एफ जो है वो ज़ीरो है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सो नाउ लेट्स मूव टू दी सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जिनमें जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा होता है इन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू पार्टिकल्स। वो दो चार्जेस भी हो सकते हैं, दो मासेस हो सकते हैं, ठीक है, मैसिव बॉडी भी हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं, बट उनके जो सेंटर को ज्वाइन करती हुई जो लाइन होगी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट सेंटर, उसी के अलॉन्ग जो है फोर्स जो है वो डायरेक्ट कर रहा होगा। हो सकता है वो टुवर्ड्स द सेंटर हो सकता है वो अवे द सेंटर हो, वो डिपेंड करता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, ठीक है। सो सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन क्या है कि सेंट्रल फोर्स इज द वन which is always directed towards or away from the fixed point O, ठीक है। अभी फिक्स पॉइंट O जो है ये आप इसका ओरिजिन मान रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है एंड हुज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस, इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O। मतलब जहाँ से आप जिस पॉइंट को ओरिजिन मान रहे हो ना उसको इसने O लिख दिया है ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है। एक पार्टिकल जो पड़ा है दूसरे पार्टिकल कहीं और पड़ा होगा तो उसी के सेंटर जो जॉइनिंग लाइन है उसी की टुवर्ड्स अवे होगी फोर्स की डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड विल बी ऑलवेज फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट O, ठीक है। तो अगर मैं चूज़ कर लूँ कि O मेरा जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स जो है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? सेंट्रल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ आर कैप, वेयर एफ आर इज द मैग्नीट्यूड एंड आर कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एफ। सो आर कैप को आप फर्दर ऐसे लिख सकते हो, आर कैप को आर बाय आर मैग्नीट्यूड, है ना, यूनिट वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये जहाँ पे भी अगर आपको ऐसा कुछ मिलेगा तो इसका मतलब ये होता है कि जो लाइन जॉइनिंग है ना, जो डिस्टेंस होता है सेंटर से उस पार्टिकल का, वो आर हम लेते हैं ना, तो इसलिए उसने फंक्शन ऑफ आर बता दिया उसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, और जो डायरेक्शन है वो आर के अलॉन्ग है, इसलिए हमने यहाँ पे आर कैप लगा दिया, ठीक है। सो जो ये फोर्स है, ये जो फोर्स है आपका जो सेंट्रल फोर्स है, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, और इट कैन बी रिपल्सिव। अट्रैक्टिव होगा जब फोर्स आपका नेगेटिव होगा, मतलब जैसे सपोज आप चार्जेस में देखते हो कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो अब जो फोर्स आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो अगर जब फोर्स नेगेटिव आएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स हम बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब दोनों सेम चार्जेस हों, प्लस प्लस हों या माइनस माइनस हों, तो जो फोर्स आता है वो पॉजिटिव आता है, उसको हम बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स, ओके। सो जब जो फोर्स है, सिंपल सी भाषा में मैं बताती हूँ कि अगर आपका फोर्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है देन इट इज़ नोन एज रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, और अगर आपका फोर्स लेस देन 0 आ रहा है देन इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स, ओके। नाउ इफ वन ऑफ द पार्टिकल इज फिक्स्ड एट इन इट्स पोजीशन, तो सेंट्रल फोर्स को मैंने बताया कैसे लिखते हैं, F इज रिटन एज एफ आर बाय आर मैग्नीट्यूड, राइट। सो अगर मैं कहूँ कि इफ देयरफॉर J क्या होता है, J इज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, J इज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, ऑफ द
सेकेंड पार्टिकल अबाउट द फिक्स्ड ओरिजिन। जो हमने फिक्स्ड ओरिजिन ले रखा है उसके रिस्पेक्ट हमने सेकेंड पार्टिकल का या ओरिजिन से हमने उसका जो एंगुलर मोमेंटम निकाला है सेकेंड पार्टिकल का वो जे है। ठीक है, सो अगर जे एंगुलर मोमेंटम है तो जो उस पर टॉर्क भी लगेगा। टॉर्क क्या होगा? टॉर्क होता है डी जे बाय डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ है। उसमें क्या था? उसमें होता है P इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, ठीक है, यहाँ सॉरी F इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ P। ये होता है ना हमारे पास। तो यहाँ पे रोटेशनल के केस में F हो जाएगा टॉर्क और टॉर्क विल बी डी बाई डी टी ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम है J। ठीक है, ठीक है, तो ये वैसे आता है। सो अगर आप टॉर्क को कैसे लिखते हैं? हम टॉर्क को लिखते हैं हम R क्रॉस F से। ठीक है, और F हमारा अगर सेंट्रल फोर्स है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? ये जो वैल्यू है ये पुट कर दो तो ऐसे आएगा F R बाई R मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस पर टॉर्क क्या लगेगा अगर आप सेंट्रल फोर्स के लिए देखते हो, क्योंकि R क्रॉस R कैप है, यहाँ पे R क्रॉस R है, ये R क्रॉस R है। अगर दो यूनिट वेक्टर सेम है, जैसे सपोज अगर हम I क्रॉस I कैप लिखते थे तो वो क्या आता था? ज़ीरो, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का। तो अगर पैरेलल वेक्टर होते हैं, एंगल क्या होता है इनमें? ज़ीरो होगा तो साइन ज़ीरो लगेगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो इस केस में ये जो हमारा है टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स अगर टॉर्क ज़ीरो है तो ये जो क्वांटिटी J है ये क्या होगी? ये कांस्टेंट होगी, राइट। सो इन अदर वर्ड्स इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेंट्रल फोर्स, अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है देन उसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज कंजर्व्ड। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे शो दैट फॉर ए सेंट्रल फोर्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड, तो आपको ये इस तरीके से शो करके दिखाना है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि जो जर्नल सेंट्रल फोर्स की इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो जर्नल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म फॉर द सेंट्रल फोर्स, जनरल फॉर्म ऑफ द सेंट्रल फोर्स। ठीक है, कैसे हम लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स nth पावर। इनवर्स nth पावर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे इसको। और ये कैसे होती है? F इज इक्वल टू C बाय R की पावर n R कैप। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखोगे तो ये जो C है ये कुछ नहीं है, बस ये कांस्टेंट ही है और ये इसकी डायरेक्शन के लिए है और ये दिखा रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है कैसे वेरी कर रहा है 1/r की पावर n। तो फोर्स हमें पता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव होगा, अगर नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो अगर हमारा C अगर पॉजिटिव है, ठीक है, या C हमारा नेगेटिव होगा, अकॉर्डिंगली हमारे पास फोर्स भी पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। अगर C हमारा पॉजिटिव है तो फोर्स रिपल्सिव आएगा, अगर नेगेटिव है तो फोर्स अट्रैक्टिव आएगा। सिंस अ कंजर्वेटिव फोर्स सिंस अ सेंट्रल फोर्स जो होता है, दिस सेंट्रल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, हाउ सेंट्रल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स ये भी अभी हम देख लेंगे, एक एग्जांपल से मैं आपको बता दूंगी। सेंट्रल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स को हम एज अ ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल लिख सकते हैं। सो सेंट्रल फोर्स कैन बी रिटन एज द ग्रेडियंट माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये इक्वेशन तो पढ़ी होगी, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, जिसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस ग्रेड V। तो ये क्या होता है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लिखते हैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। ऐसे ही यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल इसका U से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस du बाई dr, राइट। ठीक है, सो ये जो अगर मैं इसका देखूंगी यहाँ पे जो आपको जो फोर्स गिवन है, फोर्स किसके इक्वल है? फोर्स गिवन है C बाय R की पावर n, ये जनरल फॉर्म। ठीक है, अगर मेरे को du निकालना है, du क्या होगा? du विल बी इक्वल टू माइनस C बाय R की पावर n dr।
ठीक है। तो अगर मैं इसको पुट निकाल लूँ अगर इसकी एक एक वैल्यू को, तो देखते हैं क्या आता है। यू आर इट विल बी इक्वल टू सी अपॉन आर की पावर n-1 इंटू n-1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, जिसको ये बोल रहे हैं हम C1 इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखना। यू आर के लिए ये आएगा फॉर n, सिंस अगर r इन्फिनिटी पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, उस केस में जो C1 है वो 0 आएगा। ठीक है, तो यू आर क्या बन जाएगा, C अपॉन आर की पावर n-1 n-1। नाउ इफ अगर n की वैल्यू -1 है तो अगर n की -1 है तो C हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो F विल बी इक्वल टू -CR। ठीक है, और U इस केस में क्या बन जाएगा, C/2R²। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर n की वैल्यू को 2 पुट करती हूँ तो क्या बनेगा, इट विल बी इक्वल टू C/R²। ठीक है, फोर्स आ जाएगा, और जो U है वो किसके इक्वल होगा, C/R के इक्वल होगा। तो ये आप देख सकते हो कि जो आपका जो ये पहली n=1 के लिए आपने देखी ना, तो ये जो इक्वेशन आ रही थी आपकी ये वाली, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने देखा होगा कि ½ kx² होता है पोटेंशियल एनर्जी आप स्प्रिंग के लिए निकालते हो तो, और जो फोर्स है वो कैसे वेरी करता है, -kx, जिससे रिलेट कर रहा है ना। तो ये 1 के लिए देखो, और ये 2 के लिए आप देख सकते हो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उनमें कैसे होती है पावर, कांस्टेंट डिवाइड बाय 1 वेरी करता है 1/r² से, और पोटेंशियल वेरी करता है 1/r से। तो ये आप उसको रिलेट कर सकते हो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के साथ। ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ वेरी जो फॉलो करते हैं वो वाले हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आप आपको पता चल जाएगा। और ये जो एग्जाम्पल से मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रही थी कि शो दैट अ सेंट्रल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये कैसे होगा, देखिए सेंट्रल फोर्स की पहले देखते हो सेंट्रल फोर्स होता क्या है। सेंट्रल फोर्स जो है, दिस इज Fr इज इक्वल टू R कैप, दिस इज R कैप Fr। सिंपल सेंट्रल फोर्स क्या है, यही है। और R कैप क्या होता है, R कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, विच इज अलोंग द रेडियस वेक्टर ऑफ R ऑफ द पार्टिकल। And if a particle moves under action of such a force F from the position 1 to 2, then work done will be equal to F dot dl का इंटीग्रल। ठीक है, फ्रॉम पाथ 1 to 2 अगर आप जा रहे हो और वर्क डन निकालना है तो ये इसके इक्वल होगा। dl क्या है, एक लाइन एलिमेंट है पाथ पे। ठीक है, सो आप यहाँ पे जो फोर्स है इसकी वैल्यू पुट करो, ये है R कैप F डॉट dl 1 to 2। यहाँ मैंने सेंटर फोर्स की वैल्यू पुट करी है, और ये जो R कैप इंटू dl है ना, इसको आप लिख सकते हो R कैप dl cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू dr। ओके, सो दिस इक्वेशन बिकम्स हियर F dr। ठीक है, और ये इंटीग्रल आपका 1 से 2 हो रहा है। सो यहाँ पे अब F आपको पता है किसके इक्वल होता है, -dv/dr, राइट। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये आपने पढ़ा है। तो 1 to 2 dr से dr कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का पोटेंशियल -dv 1 to 2, एंड दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट v। ओके, और यहाँ माइनस का साइन भी है बाहर, और ये 1 to 2 है, तो ये आपका -v2 -v1 होगा। तो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये v1 -v2 आ जाएगा।
तो बेसिकली अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स आप देख रहे हो कि जो फोर्स है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है ऑन द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ द एक्सट्रीम जो पॉइंट्स हैं, नॉट ऑन द पाथ टेकन। ठीक है, तो वर्क डन सिर्फ इस ये v1 माइनस v2 पर डिपेंड कर रहा है, डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये पाथ पे नहीं डिपेंड कर रहा है। हेंस वर्क डन जो अंडर दी एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स है डिपेंड ओनली ऑन द डिस्टेंस एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड हेंस देयरफॉर द सेंट्रल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव force. So I hope it's clear. If you are having any doubts, you can put it in the comment section. So that's all for today. Thank you and have a nice day.